दिलीप कुमार की वफात के बाद उनके मद्दाहों के साथ साथ मुल्क की सरकर्दा शख्सियात बशमूल सदर जमहूरिया, पीएम मोदी, राहुल गांधी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम अजीम फनकारों ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप लोग अभी सोच रहे हैं, इंकलाब कभी नहीं सोचता। इंकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। हिंदी सिनेमा में सिल्वर स्क्रीन के एक अहद का आज खात्मा हो गया। बड़े सगीर के अजीम अदाकार व शहंशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 60 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले दिलीप कुमार का आज सुबह इंतकाल हुआ। वो 98 बरस के थे। उन्हें आज शाम सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिलीप कुमार को बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। दिलीप कुमार की आंखें आज हमेशा के लिए बंद जरूर हो गई हैं, लेकिन उनके लबो लहजे की झलक हर दौर के नए अदाकारों में नजर आती रहेगी। धर्मेंद्र, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और मनोज बाजपेयी तक अदाकारों की एक भी नस्ल ऐसी नहीं रही जिस पर दिलीप साहब के असरात ना हो। दिलीप कुमार की वफात के बाद उनके मद्दाहों के साथ साथ मुल्क की सरकर्दा शख्सियतों बशमूल सदर जमहूरिया, पीएम मोदी, राहुल गांधी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम अजीम फनकारों ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर गम का इजहार किया। पीएम मोदी ने लिखा कि दिलीप कुमार जी सिनेमा की एक अलामत के तौर पर याद किए जाएंगे। उन्हें बेमिसाल कामयाबी अता हुई, जिसकी वजह से नस्ल दर नस्ल शायखीन ने लुत्फ उठाया। उनका इंतकाल हमारी सखावती दुनिया के लिए एक नुकसान है। पीएम मोदी ने उनके अहले खाना, दोस्तों और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अफसोस का इजहार करते हुए ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी बेमिसाल हिस्सेदारी आइंदा नस्लों के लिए मशाल राह होगी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिनेमा का चलता फिरता इंस्टीट्यूशन चला गया। जब कभी सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी, इस बात का जिक्र जरूर होगा कि दिलीप कुमार से पहले सिनेमा कैसा था और उनके बाद कैसा रहा। दिलीप साहब के इंतकाल कर जाने से बेहद गमगीन हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार के इंतकाल के बारे में जानकर बेहद रंज हुआ। शौकत खानम अस्पताल प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा करने में उनकी फयाजी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार थे। वो 5 दहाइयों तक फिल्मों में काम करते रहे और उन्हें आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में देखा गया था। हुकूमत हिंद ने 1991 में दिलीप कुमार को सबसे आला सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा था, जबकि उन्हें बॉलीवुड फिल्म नगरी का सबसे आला अवार्ड दादा साहेब फाल्के 1994 में दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी 1998 में दिलीप कुमार को आला सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज से नवाजा था। रहमान फारिस का ये शेर कि गुलों की जिंदगी मौत से कब खत्म होती है, मोहब्बत की कहानी मौत से कब खत्म होती है। फिल्मी दुनिया में दिलीप कुमार को हमेशा लेजेंड के तौर पर याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये आपने देखा, हमने दिलीप कुमार साहब की जो ज़िंदगी है उसको बहुत छोटे वक्फे में समेट कर उसे आपको दिखाने की कोशिश की। जो भी उन्होंने सिनेमा जगत से और दुनिया से कमाया है, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और किस तरीके से आज उन्होंने आज उनकी जो तमाम कमाई है उसको हमने दिखाने की कोशिश की। सीधा रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं। वसीम अंसारी, सिनेमा जगत का सितारा जो आज तक हमारे बीच चमक रहा था, अब वो आसमान में जाकर चमकेगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का एक पूरा अध्याय खत्म हो गया है, ये कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि दिलीप साहब एक अपने आप में एक बड़ी हस्ती थी। मैं सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, इंडस्ट्री के बाहर भी उनका अपना एक व्यक्तित्व था। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि इस इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं उनसे मिलने के लिए। और रणवीर कपूर अभी कुछ ही देर पहले उनके घर पहुँचे हैं, शाहरुख खान पहुँचे, अनिल कपूर पहुँचे, विद्या बालन पहुँची, साथ ही कई जो जूनियर आर्टिस्ट है वो पहुँचे, कॉमेडियन
जॉनी लीवर है वो पहुँचे, साथ ही कई मंत्रीगण यहाँ पहुँचे। राज्य के जो सीएम हैं वो खुद यहाँ पहुँचे, शरद पवार यहाँ उन्होंने मुलाकात की, कई मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो उन्होंने वहाँ मुलाकात की है। और अब जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से एक राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसे देखते हुए बाकायदा यहाँ पे कई तरह की तैयारियाँ की जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से पूरी परेड यहाँ पे की गई है। पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं अंदर घर में, और कई तरह जिस तरह से राजकीय सम्मान देना है उसकी तैयारियाँ बाकायदा उनके घर वालों के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि शाम 5 बजे के करीब बाकायदा उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा, जहां पे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस तरह के पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं, और उन जगहों पे जिस जगहों से ये उनकी जो अंतिम संस्कार किया जाए, जो बॉडी लेके जाई जाएगी, उस दौरान जो रास्ते हैं वहाँ पे पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद हैं। कई अधिकारियों ने इस बात को लेकर किसी तरह की भीड़ ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए, इसका बाकायदा ध्यान रखा गया है। और लगातार जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे ही लोग जो यहाँ है वो पहुँच रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से ये जो रूट बनाया गया है, इस रूट से किसी भी आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी गई है। और जिस तरह से देखा गया है कि हमने कि कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है, और उसके बाद से उन्हें गाड़ियाँ छोड़नी होती हैं और वो चले जाते हैं। आम लोग जो लोग हैं वो उसी गेट से बाहर किया जाता है, क्योंकि दिलीप साहब की एक अपनी शख्सियत थी, लोग उन्हें देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ ना हो इसका साफ तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो जिस तरह से कोरोना का माहौल चल रहा है, लोग परेशान हैं और कई दिक्कतों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसे वक्त में किसी तरह की और दिक्कतें ना बढ़े। वसीम, जिस तरीके से हम देखें कोरोना की वजह से मद्दाहों में भी कहीं ना कहीं मायूसी दिख रही है, क्योंकि कोई भी अगर बॉलीवुड की कोई अजीम शख्सियत का इंतकाल होता था तो मद्दाह उनके आखिरी दीदार के लिए कम से कम पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं उनको भी महदूद रहना होगा। वो भी कोरोना की वजह से अपने जो सितारा है उसके आखिरी दीदार नहीं कर सकेंगे। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है, एक तो गाइडलाइंस है, दूसरी इस तरह की जो बीमारियां हैं और इससे लोग अपने आप को बचाने और सोसाइटी को सेफ करने के लिए जिस तरह से लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि इस बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंस रखना होगा, और जो रूल सभी के लिए है वही रूल सेलिब्रिटीज़ के लिए भी है। अगर किसी तरह के कोई दिक्कतें आती हैं तो तकलीफ हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए एक रूल जो बनाया गया उसी के तहत काम की जा रही है। दिलीप साहब की अपनी एक शख्सियत है, अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है उसे काबू करना हो सकता था काफ़ी मुश्किल, क्योंकि वह सिर्फ वो बॉलीवुड से नहीं राजनीति से भी कुछ साल जुड़े रहे, और उनका जो अपना व्यक्तित्व रहा तो हर पार्टी के जो लोग हैं वो उनसे मोहब्बत करते थे, उनका किसी न किसी तरीके से उनके साथ एक दिली लगाव था, और इसी दिली लगाव की वजह से उनके आखिरी सफ़र में उनके आखिरी दीदार के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के जितने भी बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो सीएम हो या एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष शरद पवार हो, यहाँ के जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हो, या फिल्म जगत के लोगों से जुड़े हुए जो छोटे मोटे कलाकार हों, बड़े कलाकार हों, सभी वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि इनकी यादें कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी है। कुछ लोगों ने तो उनके साथ काम किया है, तो किस तरह से उनके अनुभव रहे हैं उनके साथ काम करने का, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा। कुछ तो ऐसे रहे कि वो चाहते थे कि उनके साथ काम करें, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाया। इस तरह की भी कई शख्सियत यहाँ पे पहुँची है, और वो दिलीप साहब से कुछ ना कुछ सीखना चाहती है, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली होती है, जीने का नाम होता है, वही शख्स जी सकता है जो जिंदा दिल हो, और ज़िंदगी जीने के लिए जिंदा दिल होना है तो हमें कहीं ना कहीं दिलीप साहब को देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा कि किस तरह से मुश्किल वक्त में भी वो उस मुश्किलात को पार करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। इससे पहले देखा गया जब इंडस्ट्री में शुरुआत की उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना गया, इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ पर्सनल परेशानियों की वजह से डिप्रेशन में गए, उस माहौल से उठने के लिए उन्होंने कई तरह की मशक्क़त की। इसके बाद वो आते हैं इंडस्ट्री में फिर से एक बार, और एक बार नहीं, इस बार वो कॉमेडी रोल में आते हैं, अलग ही जोन में आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अपना नया जौहर दिखाते हुए पूरे इंडस्ट्री में छा जाते हैं, और उन्हें कॉमेडी के तौर पे भी जाता है।
कई सीरियस रोल भी उन्होंने किए हैं। जो उम्र जैसे जैसे बीतती गई वैसे वैसे उन्होंने अपने किरदार को और भी बदलते गए। कई बार दिलीप कुमार साहब ने हमें हंसाया है तो कई बार उनकी सीरियस एक्टिंग ने हमें रुलाया भी है। अगर हम बात करें किरदार की तो एक तो रियल लाइफ किरदार होता है और एक रियल लाइफ किरदार होता है। तो उनका जो रियल लाइफ किरदार था वो भी बहुत आला रहा है, उसकी वजह से कई लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि अगर फिल्मों में अगर रोते हैं तो उनके चाहने वाले वो उस वक्त रोते थे, मैं सिर्फ वो ज़िंदगी में फिल्मों पे नहीं, इस वक्त वो जाते जाते लोगों की आंखों में भी आंसू दे गए अपने आखिरी सफ़र में। उनका जो किरदार है, उनका जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो ज़िंदगी उन्होंने जिया, जिस तरह से उनके लोगों के साथ रिलेशंस रहे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो जो बड़े कलाकार थे उस दौरान, अगर कोई बड़ा कलाकार होता है तो किसी न किसी तरीके से किसी फिल्म में वो अपने साथ किसी ऐसे कॉम्पिटिटर के साथ काम करना पसंद नहीं करता है कि जिससे उसकी छवि खराब हो या फिर उसे कहीं ना कहीं धक्का लग सके और उनकी एक्टिंग पे सवाल या निशान उठे। लेकिन दिलीप साहब ऐसे थे, इन सब बातों को दूर रखते थे और बड़े आर्टिस्ट के साथ भी काम करते थे। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी जगह खा जाएगा। उल्टा वो जो लोग थे जो इंडस्ट्री से जुड़े थे उन्हें वो मोटिवेट करते थे। यही वजह थी कि उनकी एक अपना मकाम था। महज सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी इसी तरह के हमने आलम देखे हैं। यही वजह है, चाहे मुंबई के पॉलिटिक्स की बात करें तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। कई बार उनकी मुलाकात हुई, इस बात का उल्लेख खुद उद्धव ठाकरे ने भी की है। अध्यक्ष शरद पवार के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, मंत्रिमंडल के साथ कई रिलेशन थे। आज जब आखिरी दौर है, जब उन्हें उनके घर से कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाया जाएगा एक राजकीय सम्मान के साथ, ये अपने आप में बड़ा हॉनर है। और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था और जिस तरह से उन्हें कई पुरस्कार जीते हैं, कई अवार्ड जीते हैं और कई तरह से उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया है, तो इसे देखते हुए राजकीय सम्मान की तैयारियां घर में शुरू हो चुकी है। महज सिर्फ लोगों के दिल में दुख यह है कि जब यहाँ से उनकी बॉडी कब्रिस्तान तक जाएगी उस दौरान काफ़ी कुछ मुश्किलें हो सकती है कि लोगों को देखने नहीं मिले, आखिरी दीदार ना करने मिले। और जहाँ तक जनाजे नमाज की बात है, उसे लेकर भी तैयारियां चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो उनके घर परिवार के लोग हैं उनके साथ घर में ही नमाज पढ़ाई जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें कब्रिस्तान पे पहुँचने के बाद ना और वहाँ पे भीड़ जमा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। ताकि जब नमाज यहाँ से हो जाती है, इसके बाद यहाँ से उन्हें कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं, तो जो आखिरी पड़ाव है सुपुर्द खाक का, वो आखिरी मुकाम रहेगा। वसीम, हर इंसान उनके आखिरी दीदार करना चाहेगा, लेकिन कोरोना है, ऐसे में इस बात का ख्याल भी रखना है और कई सियासी लीडरान उनसे पहुंच रहे हैं। और जो आपने बताया कि राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा, उन्होंने ये राजकीय सम्मान कमाया है, वो इसके हकदार हैं। और अगर ताज़ा अपडेट की बात करें, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, कौन अब जो नए चेहरे हैं वो उनके घर पहुंच रहे हैं ताज़ियत के लिए? देखिए, कुछ देर पहले रणवीर कपूर पहुंचे हैं और रणवीर कपूर अभी कुछ ही देर पहले उनके घर पहुंचे हैं आखिरी दीदार के लिए। शाहरुख खान पहुंचे थे। शाहरुख खान ने काफ़ी अच्छा वक्त उनके परिवार के साथ बिताया है, क्योंकि शाहरुख खान का एक अलग लगाव था दिलीप कुमार के साथ। इससे पहले भी लगातार कई बार शाहरुख खान उनकी तबीयत के बारे में पूछने अस्पताल जाया करते थे या फिर सायरा बानू के साथ उनके फ़ोन पर रब्ता हुआ करते थे। तो उनका एक घरेलू रिलेशन भी माना जाता है। शाहरुख खान अपनी जो ज़िंदगी के कैरियर की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं दिलीप कुमार की परछाई के तौर पे भी उन्हें देखा जाता है। तो इस तरह के उनके अपना एक वजूद है। विद्या बालन भी पहुंची थी अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने भी आखिरी दीदार किए दिलीप साहब के। और साथ ही अनिल कपूर और साथ ही जो कई बड़े कलाकार हैं इनके, धर्मेंद्र साहब वो पहुंचे थे। इनकी तो कई यादें हैं धर्मेंद्र साहब के साथ, क्योंकि धर्मेंद्र साहब ने सिर्फ दिलीप कुमार को ही देख के इंडस्ट्री में आने की सोची थी। तो अपने आप में एक बड़ा मुकाम भले ही धर्मेंद्र साहब ने बनाया हो, लेकिन एक अलग ही जोन यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दिया है। और अब देखिए, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही लगातार जो वीआईपी गाड़ियाँ आती हैं, तो ये जो मीडिया हाउस है यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं कि पूरा मीडिया का ताम झाम लगा हुआ, ताकि किसी भी तरीके से कोई मीडिया भीड़ सड़क पे ना आए, ताकि किसी को आने जाने की दिक्कत ना हो। इसका भी इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, कई जो बड़े
कलाकार हैं उन्होंने अपनी जो भावना है ट्वीट के माध्यम से भी रखी है, ताकि बता सके। अमिताभ बच्चन ने अपनी कई भावना रखी, किस तरह से उन्होंने उनके साथ काम किया था, किस तरह से उनके अपना लगाव था। कुछ देर पहले यहाँ पे उनके छोटे कलाकारों के साथ भी उनके किस तरह के संबंध थे, इसका सीधा एग्जाम्पल देखने मिला। जूनियर महमूद कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने बताया कि जब उनके साथ काम करते थे तो उस दौरान कई तरह की यादें हैं उनके साथ। लोग तो कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से दिलीप कुमार के साथ काम किया जाए, उन्होंने तो उसके साथ काम किया, तो उनके अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसे जॉनी लीवर उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वर्ल्ड टूर पे उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और उस दौरान उनकी एक अपनी अलग ही छवि थी, किस तरह से वो अपना काम करते थे। जूनियर आर्टिस्ट हो या फिर सीनियर के आर्टिस्ट हो, सबको किस तरह से रिस्पेक्ट देते थे और किस तरह से वो काम के दौरान काफ़ी इन्वॉल्व होते थे और नए कलाकारों को किस तरह से मोटिवेट करते थे इंडस्ट्री में आने के लिए। क्योंकि हर कलाकार यही चाहता था कि जो अभिनय, जो गुण दिलीप साहब में थे, उसका महज सिर्फ 5% भी उनमें आ गया तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में जो बॉलीवुड है वो उसे एक्सेप्ट कर ले और एक बड़ा सितारा बना दे। ये उम्मीद तक रहती थी। इस तरह के अपना एक व्यक्तित्व था दिलीप साहब का, अपना एक तरीका था काम करने का। एक यही वजह है कि आज जो एक अध्याय खत्म हुआ है, ये कहा जा रहा है बॉलीवुड की तरफ से, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कोई चाहता था कि किसी न किसी तरीके से दिलीप साहब की जो परछाई है उन पे आ जाए और कुछ तरीके से वो अपने कामों में, अपने लहजे में या फिर अपने एक्टिंग में उनके गुण शामिल कर सके। अभी देख सकते हैं किस तरह से अभी धीरे धीरे कुछ लोग उनके दीदार करके पहुंचे। रजा मुराद देखिए सामने उनके घर से लगातार जब तक उनकी सुपुर्द खाक नहीं किया जाता उनको तब तक लोगों का तांता लगा रहेगा, लोग देखने आते रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रजा मुराद साहब दिलीप कुमार के घर पहुंचे हैं ताज़ियत पेश करने के लिए। हमारे नुमाइंदे तमाम तफसील बता रहे थे। कोरोना का दौर है, जाहिर सी बात है हर मद्दा, हर फैन उनके दीदार नहीं कर सकता, लेकिन टीवी और हम एक जरिया हैं जिसके जरिए मद्दा उनके दीदार कर सकेंगे। और सभी ट्वीट के जरिए, सभी फिल्म अदाकार और सियासी लोग और तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए उनको ताज़ियत पेश कर रहे हैं और उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। वसीम अंसारी हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मकबूल फिल्म अदाकार दिलीप कुमार को शहंशाह जज्बात के लक़ब से पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार एक दर्दमंद दिल के इंसान थे। दिलीप कुमार ने दलितों और मुसलमानों को उनके जायज हुकूक दिलवाने के लिए अमली जद्दोजहद की। महाराष्ट्र की मकबूल समाजी तहरीक मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन से दिलीप कुमार न सिर्फ वाबस्ता रहे बल्कि अमली तौर पर उन्होंने उसकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुसलमानों को ओबीसी जुमरे में शमूलियत के लिए वो हमेशा सरगर्म रहे। हमारे नुमाइंदा अजहरुद्दीन ने मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के बानी सदर शब्बीर अंसारी से दिलीप कुमार के ताल्लुक से तफसीली बातचीत की। पेश है बातचीत लेकिन इख्तिसार के साथ। दिलीप कुमार ने एक एनजीओ के साथ अपने 18 साल गुजारे। वो 18 साल कैसे थे उस एनजीओ के बानी से हम बात करते हैं। शब्बीर अंसारी हमारे साथ है। जी शब्बीर भाई। दिलीप कुमार साहब ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी तहरीक से 18 साल से जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही जगह नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में उस तहरीक के लिए आए हैं, जिसमें औरंगाबाद और जालना भी है, बम्बई भी है, लखनऊ है, दिल्ली है, महाराष्ट्र के तमाम अजला है, जहां उन्होंने मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल थे, दस्तूर ने जो उनको हक दिया था, उसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। उनकी वजह से बहुत सारे जीआर निकले हैं, मगर उनका ये जो रूल था तहरीक में काम करने का, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है और मैं समझता हूँ कि जानबूझ करके उसको दबाया भी गया है, क्योंकि वो एक पसमानदा तहरीक से थे और उनको मालूम था कि दस्तूर का दिया हुआ हक़ है, इनको मिलना ही चाहिए। इस तहरीक से जुड़कर जो उन्होंने हमारे साथ 18 साल काम किया है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ उसको कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। अंसारी साहब, मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और कितनी तहरीकों से जुड़े हुए थे दिलीप कुमार? दिलीप कुमार साहब, मैं समझता हूँ कि आज तक उनको बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मगर ना ही कभी किसी वो सियासी पार्टी में रहे और ना ही किसी तंजीम से। वो एक वाहिद तंजीम थी, इस तंजीम के साथ उन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और अपना पूरा वक्त हमको दिया। 18 साल बहुत तवील अरसा है। इस दौरान कई जलसे भी हुए होंगे, सेमिनार हुए होंगे, दौरे हुए होंगे, कुछ यादें शेयर की। जी, उनके हर जगह दौरे हुए हैं।
उन्होंने हर दौरे में अपनी अपनी अलग अलग बात की है। उन्होंने लखनऊ के प्रोग्राम के वक्त उन्होंने ये कहा अवाम से ख़ास तौर से कि ये हमारे सामने जो बैठा है ना, ये कायद, ये नौजवान, इसको जो शब्बीर अंसारी कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नौजवान नहीं देखा हूँ। मैंने मुसलमान कायद थे मगर उन्होंने मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों पर कोई काम नहीं किया, इसने बुनियादी मसाइलों पर काम किया। इसके लिए मैं इसके साथ जुड़ा हूँ और इसके लिए साथ काम करता हूँ। क्या दिलीप कुमार कभी औरंगाबाद भी आए थे? जी, औरंगाबाद में 13 अगस्त 1998 को आए, 2 दिन मुकाम किए। वो इतने बिज़ी रहते थे मगर उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर 2 दिन मुकाम किया। हमारे उस वक्त के सदर महबूब भाई, उन्होंने कहा था कि शब्बीर भाई नहीं, दिलीप कुमार को आना ही चाहिए, और दिलीप कुमार के साथ उन्होंने बशीरुद्दीन बाबू खान, हमारे यहाँ के पदम सिंह पाटिल और बहुत सारे लोगों को जोड़ा था, और वो औरंगाबाद में 1 नहीं 2 दिन रहे और उनके बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर, और सिर्फ समाजी काम के लिए उन्होंने यहाँ आके काम किया। दिलीप कुमार की वजह से मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा पहुंचा? दिलीप कुमार की वजह से हमको इतना फ़ायदा मिला कि आज जो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, हिंदुस्तान की तारीख में महाराष्ट्र में जितना फ़ायदा, चाहे वो सियासत में हो, पॉलिटिक्स में हो, कई मेयर बने, कई नगर अध्यक्ष बने, कई सरपंच बने, कई लोग IAS ऑफिसर बने, कई लोग जजेस बने, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएड में आज जितनी भी बच्चियां नौकरी को लगी हुई है, सब ओबीसी की वजह से। ये सारा के सारा जो काम हुआ है हम दिलीप कुमार के सर मानते हैं। राज्यसभा में दिलीप कुमार को भेजने का सहरा किसके सर जाता? जी, राज्यसभा में उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। नौजवान एक्ट्रेस को राज्यसभा में लिया गया, जिसकी एक तारीख है, उनको कभी भी फरामोश किया गया था। और जिस वक्त बात आई राज्यसभा की, उस वक्त एक बारी थी कि वो एक मूवमेंट में काम करने वाला शब्बीर अहमद अंसारी, हमने कहा नहीं, हमने दिलीप कुमार को, और उस वक्त दिलीप कुमार को राज्यसभा पे भेजा गया। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना एक मुखलिस साथी खो दिया है। आज बेहद हमको बहुत दुख है कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा मुखलिस, जिसको लोग सिर्फ एक्टर समझते थे मगर वो मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के लिए लड़ता था, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना अच्छा इंसान कभी हमारे मूवमेंट को, हमारी तहरीक को मिल पाएगा। आप सुन रहे थे शब्बीर अंसारी साहब को, जो दिलीप कुमार साहब से जुड़ी हुई यादों को ताज़ा कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी तबके के लिए काम किया है वो उस पर रोशनी डाल रहे थे। आज का दिन दिलीप साहब की जो यादें हैं उनके लिए वक्फ किया है और हम हर याद उनकी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक और नजर डालते हैं उनकी यादों पर। कोई इनकलाब कभी खून के बलिदान के बगैर कामयाब नहीं हुआ और नहीं कभी हो सकता है। आप लोग अभी सोच ही रहे हैं, इनकलाब कभी नहीं सोचता। इनकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। 6 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर अपना असर और रसूख रखने वाले यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार एक लाजवाल फनकार, अजीम अदाकार थे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। उन्हें शहंशाह जज्बात के नाम से हमेशा याद किया जाता रहेगा। यही वजह है कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का कहना है, हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख 2 हिस्सों में लिखी जाएगी, एक दिलीप कुमार से पहले और दूसरा हिस्सा दिलीप कुमार के बाद की तारीख पर मबनी होगा, क्योंकि फिल्मी सनत पर उनके नुक़ूश पाए जाते हैं। दिलीप कुमार ने 6 दहाइयों के अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 63 फिल्में की, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में अदाकारी के फन को नई मानवियत, नई तारीफ दी। तो इसका ये मतलब हुआ भैया कि वो 6 साल से आपको धोखा दे रहे हैं। इस तरह बेइंसाफी को बर्दाश्त करना भैया गरीबी का नहीं, बुज़दिली का सबूत है। जो कुछ भी हो हमें सच्चाई से मुंह नहीं होना चाहिए। और सच बात यह है भैया कि सेठ जी अपने मजदूरों से धोखा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से धोखा कर रहे हैं, अपने देश से धोखा कर रहे हैं। दिलीप कुमार के वालिद लाला गुलाम सरवर फलों के ताजिर थे। उनके पेशावर और नासिक के करीब फलों के बागात थे। उनका खानदान 1930 की दहाई में बम्बई मुंतकिल हो गया।
दिलीप कुमार 1940 को घर छोड़कर पूना चले गए। पूना में दिलीप कुमार ने एक कैंटीन खोल ली। साल 1943 में दिलीप कुमार की मुलाकात बम्बई टाकीज की मालकिन देविका रानी और उनके शौहर हिमांशु से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म के मरकजी किरदार के लिए कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1944 में जवार भाटा के नाम से शुरू हुई, जो उनका बॉलीवुड में डेब्यू साबित हुआ। यूं तो देविका रानी 40 की दहाई में भारतीय फिल्म दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा पेशावर के फल ताजिर के बेटे यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाना था। देविका रानी का ख्याल था कि एक रोमानी हीरो पर यूसुफ खान का नाम ज्यादा नहीं जचेगा। उस वक्त बॉम्बे टाकीज में काम करने वाले और हिंदी के बड़े शायर नरेंद्र शर्मा ने उन्हें 3 नाम तजवीज किए: जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। यूसुफ खान ने अपना नया नाम दिलीप कुमार मुंतखब किया। इसके पसे पुष्ट एक वजह ये भी थी कि इस नाम की वजह से उनके पुराने ख्यालों वाले वालिद को उनके असली पेशे का पता नहीं चल पाता। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार दिलीप कुमार ने एक मुस्लिम किरदार अदा किया, और वो भी के आसिफ की फिल्म मुग़ल आज़म में। क्या ज़िल्लाही इब्दारी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। जवार भाटा के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, ताहम 1960 में तारीखी फिल्म मुग़ल आज़म में शहजादा सलीम के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दिलीप कुमार ने अपने करियर में जवार भाटा और मुग़ल आज़म के अलावा अंदाज, आन, देवदास, आजाद, गंगा जमुना, दाग, क्रांति, नया दौर, कोहिनूर, पैगाम, मधुमती, लीडर, राम और शाम, शक्ति, कर्मा और सौदागर समेत दर्जनों फिल्मों में लाजवाल फनकारी से मदाहों के दिलों में घर कर लिया। नैन लड़ गए हैं तो मन